हम लोग बेटे आज आपको पढ़ाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये हमारे एक सिलेबस का छोटा सा स्टैंडर्ड है। आपकी किताब में ये तकरीबन एक ही पेज के अंदर है। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जरा फटाफट से इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। पहले आप इसका नाम लिखेंगे AS 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। इसका बोर्ड भी ना ऊंचा है, या तो यहां लंबे लोग ही क्लास लेते हैं खाली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। हम एक ये डिस्कशन करेंगे अपने पास कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज की रेट्स का क्या ट्रीटमेंट है इसके अंदर। भाई ये पहली बात तो ये कि विदेशी मुद्रा होती क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा। भाई जैसे समझ लीजिए कि ये देखो, मैं आपको ये इंडियन करेंसी दिखाता हूं। ये हमारी इंडियन करेंसी है, 100 रुपए का नोट। अब हमारे देश में 100 रुपए का ये नोट चलता है, हमारी इंडियन करेंसी चलती है। तो क्या ये इंडियन करेंसी जो है ये हर जगह विश्व में चलती होगी? नहीं, वर्ल्ड में थोड़ी ना चलेगी है। वर्ल्ड में जो चलेगी वो अपने अपने देश की रिस्पेक्टिव करेंसी है। तो इंडिया में जैसे रुपीज है, तो इंडिया वाले रुपीज को छोड़कर बाकी सब को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, अदर देन रुपी और कोई भी करेंसी। सर चाहे वो नेपाल की हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे वो भूटान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो यूरोप की हो, वो सभी फॉरेन करेंसीज हैं। इसका मतलब ये कि फॉरेन करेंसीज मतलब करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कभी कभार कुछ ट्रांजैक्शंस कर सकता हूं इन फॉरेन करेंसी। अगर मान लीजिए मैं कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, आप तो इंडिया में हो, आप तो डॉलर में कैसे लेन देन करोगे। वो इस तरह से लेन देन कर सकता हूं कि हो सकता है मैं यहीं से बैठे बैठे इंटरनेट से कोई किताब खरीद लूं। और मैं कोई किताब खरीदता भी रहता हूं, अक्सर Amazon.com पर जाएं और बड़ी सारी किताबें वहां मिलती हैं विदेश की। वहां क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है और मेरे को किताब कोरियर द्वारा घर आ जाती है। और उसके अंदर जो पेमेंट मेरे क्रेडिट कार्ड पर लगकर आती है, क्योंकि मैं तो डॉलर पे करता हूं, तो वो बैंक वाले उस डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करके मेरे को पैसे लगा देते हैं। यही सीखना है हम लोगों ने आज कि अगर हम कोई पेमेंट फॉरेन करेंसी में करते हैं तो हाउ डज इट अफेक्ट्स, ये कैसे प्रभाव डालती है हम पर। हमने ये डिस्कशन आपके साथ आज करना है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपके साथ आज करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ हम जरा इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखें सबसे पहला पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज, इसको FC में लिखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज FC मीन्स करेंसी अदर देन डोमेस्टिक। जैसे हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी हो गई, रुपीज। तो जो भी करेंसी अदर देन हमारे पास डोमेस्टिक है वो हम क्या करते हैं, वो हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि US डॉलर या यूरोज या येन या ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह वगैरह, ये सब आपकी विदेशी करेंसीज है। रुपए के अलावा बाकी आ गई। लिखना whenever any transaction
whenever any transaction is entered in foreign currency, comma, then accounting standard 11 is applied for its reporting. उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए AS 11 अप्लाई किया जाता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, हाउ टू डील विद FC ट्रांजैक्शंस। हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से डील कैसे करेंगे, ये मैं एक विषय डिस्कस करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अब आप सहस नहीं है, मैं वरना आपसे बात करता। मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा मुझे सोचो ही, खाली बताओगे तो नहीं। सोचो, क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हो फॉरेन करेंसी में। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं विदेश में जाकर कुछ ट्रांजैक्शंस कर लूं। ऐसा भी तो हो सकता है मैं विदेश में कोई दुकान ही खोल लूं और वहां पर कुछ बिजनेस कर लूं। इंडिया में भी काम करना शुरू कर दूं, विदेश में भी काम करना शुरू कर दूं। जैसे आप लोगों के सेंटर्स यहां चल रहे हैं, हमारी वैसे चांसेस हैं कि हम मई से दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर और नेपाल के अंदर सेंटर खोल देंगे। इस मई से हमारे पास सेंटर्स आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे IMA के अंदर बैठे हैं नेपाल से, वो बड़े चिंतित रहते हैं कि सर नेपाल में सेंटर नहीं है। तो नेपाल में काठमांडू में सेंटर आ सकता है और 2-4 जगह सेंटर आ सकता है इस मई में। ऐसे दुबई के अंदर 2-4 सेंटर आ सकते हैं हमारे। तो साहब, ये जो सेंटर्स होंगे हमारे, ये हमारे फॉरेन करेंसी में काम करेंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा हो गई इसके अंदर। हम ये फॉरेन करेंसी में काम करेंगे, उस देश की जो करेंसी होगी उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास 2 विषय डिस्कस करने वाले बनते हैं। एक तो ये कि जब मैं यहीं बैठे बैठे कुछ ट्रांजैक्शंस करता हूं लेन देन की, फॉरेन करेंसी की, या मैं अपना कुछ ट्रांजैक्शन वहां अपना कोई बिजनेस खोल देता हूं, वहां से करता हूं। मैं वहां जाके ट्रांजैक्शन करूं या मैं वहां बिजनेस खोल दूं, इट मीन्स द सेम। तो वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 2 तरह की बातें हो सकती हैं। तो एक कौन सी बात हो सकती है, एक बात तो हमारे पास होती है जो कौन सी होती है अगर हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेन करेंसी में, और दूसरी वाली कौन सी होती है, दूसरी वाली होती है फॉरेन करेंसी में अगर हमारे कुछ ऑपरेशंस है, अगर हम कुछ ऑपरेशंस चला रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ हम जरा फटाफट से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, whenever any transaction is entered in foreign currency, comma, it should be converted into, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है उस वक्त का रेट, जो उस वक्त रेट होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉट रेट। बेटे, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए ना, जैसे हमारे पास गोल्ड का भाव होता है, चांदी का भाव होता है, वैसे हमारी फॉरेन करेंसी की भी मार्केट है। तो हम लोग जब भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई किताब खरीदी विदेश से, तो विदेश से मैंने, मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले खरीदी एक अमेरिका से किताब, वो $90 की किताब थी। अब भाई $90 का मतलब हो गया तकरीबन 4,000 रुपए की किताब थी। तो ये मैंने जब बोला तकरीबन 4,000 की किताब थी, तो मैंने कन्वर्जन करी ना, मैंने कोई रेट लगाया। वो जो रेट लगाया दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्पॉट रेट्स। जो उस वक्त रेट होता है उसे बोलते हैं स्पॉट रेट। उस वक्त के रेट से हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, हम उसकी कन्वर्जन करते हैं। तो स्पॉट रेट के ऊपर आकर हम उसकी कन्वर्जन कर लेते हैं और स्पॉट रेट की कन्वर्जन को ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मेरा बैंक मुझसे डॉलर नहीं मांगता, मेरा बैंक कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए, यहां देखे, खान दिखाओ, मैंने खरीदी $90 की किताब, $90 की किताब, तो वो एक स्पॉट रेट लगा देता है।
मान लेते हैं वो स्पॉट रेट लगाता है 45 रुपीज, वो 45 पर स्पॉट रेट लगाता है और 4050 मुझसे मांग लेता है। वो कहता है जी 4050 रुपए दे दो, तो अल्टीमेटली मैं वो किताब 4050 की खरीदता हूं। ये बाजार में फॉरेन करेंसी बिकती है, वो वहां से रेट मिलता है मुझको, और ये रेट समझ लीजिए रोजाना, जैसे आलू और प्याज के रोज रेट आते हैं, वैसे फॉरेन करेंसी के भी रेट आते हैं। तो फॉरेन करेंसी के जो रेट आते हैं, हम उन रेट्स को अपने पास यहां पर उन्हें स्पॉट रेट बोलते हैं, और स्पॉट रेट के ऊपर हम उन्हें ट्रांसलेट कर लेते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को अपने पास हम यहां पर कन्वर्ट करके रिपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको कहा कि आप लोग अपने पास स्पॉट रेट लेंगे, फुल स्टॉप। आगे लिखना, स्पॉट रेट मीन्स रेट ऑफ एक्सचेंज at the time of transaction, at the time of transaction, full stop। आगे लिखना, if there are multiple spot rates। भाई क्या होता है ना, बड़े सारे प्याज लेने जाओ तो बड़े सारे भाव मिल जाएंगे मंडी में, तो वैसे ही बड़े सारे स्पॉट रेट्स होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एवरेज स्पॉट रेट और अप्रॉक्सीमेट रेट्स, और अप्रॉक्सीमेट स्पॉट रेट, यानी अंदाजा भी ले सकते हैं। तो हमारा एएस कोई ज्यादा फंसी नहीं है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई, रेट चल रहा है 45 रुपए, 45 रुपए 10 पैसे, 45 रुपए 20 पैसे, कहता है कोई बात नहीं, अब एवरेज रेट लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो आप इनमें से कोई भी एक रेट लगा लो तो चल जाएगा। तो हमारे पास यहां पर कोई भी रेट हो सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी समस्या वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे, इसके अंदर हम और आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, this is called initial recognition। इसे हम इनिशियल recognition कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशियल recognition। ये इनिशियल का नजदीक आ जाओ, दिस इज कॉल्ड इनिशियल recognition। एग्जाम्पल लिखें, कन्वर्ट्स एंड जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करें और जनरलाइज करें। तो लिखें इसके अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो लिखें, परचेज्ड गुड्स कितने डॉलर्स, $10,000 ऑन 1 जुलाई 2011। और रेट क्या है इसका साहब, इसका रेट है हमारे पास, इसका रेट है हमारे पास, मान लेते हैं 20 रुपए, 40 रुपए कर देते हैं, 40 रुपए। फिर हमने क्या किया, हमने कहा पेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो एक्सपेंसेस पे कर दिए कितने डॉलर्स के, $2000 के। ये पे किए हमने 1/8/2011 को, और रेट कितना है आज के दिन, 42 रुपए, 42 रुपीज। फिर मैंने आपको तीसरी बात कही, मैंने कहा सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू जॉन, मैंने उधार माल बेचा। ऊपर वाली एंट्री को आप कैश मान लीजिएगा। और सोल्ड गुड्स टू जॉन, हमने जॉन को गुड्स बेचे। कितने गुड्स बेचे हमने, फॉर, मान लेते हैं $8,000 ऑन 1/9/2011। उस दिन रेट हमारे पास है 43 रुपीज, उस दिन रेट है हमारे पास 43 रुपीज। जॉन विदेश में है, ये सारी घटनाएं विदेश में हो रही हैं। हम इंडिया से बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हैं, हम इंडिया में बैठे बैठे जॉन को माल बेच रहे हैं, इंडिया में बैठे बैठे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और इंडिया में बैठे बैठे वहां से माल परचेज कर रहे हैं अपने पास। और फिर रेज लोन, रेज लोन मतलब लोन लिया, रेज लोन, हमने लोन ले लिया। कितने का लोन ले लिया हमने, डॉलर्स, 15,000 ऑन 1/10/2011। उस दिन रेट कितना था, 44 रुपीज। लिखना
नहीं, लिख तो ऊपर ही दिया है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, और मैं आपसे कह रहा हूं इसके अंदर ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स ऑन 31st of December 2011, और कहना जी स्पॉट रेट on 31st of December 2011 is $1 is equal to ₹46। फटाफट से इसे लिखेंगे। $1 is equal to 46। तो ये हमने अपने पास लिख दिया है। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से हम इसके अब एंट्रीज जनरलाइज करेंगे। लीजिए अब जरा फटाफट से अब इसकी एंट्रीज को जनरलाइज करने की तैयारी करिए। लो खान साहब आ जाइए इधर और लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको अब इनके एंट्रीज डलवाऊंगा। सर हम बताएंगे। बेटे कैसे बताओगे तुम तो आज ना बता पाओगे। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। तो आइए जरा मेरे साथ साथ हम लोग जरा यहां पर जर्नल बना रहे हैं और जर्नल को जरा देखेंगे अपने पास। हम सबसे पहली एंट्री है 1/7/2011 की। हमने गुड्स परचेज किए। अब परचेज की एंट्री में मैं क्या पूछूं, बचपन बीत गया आपका परचेज की एंट्री डालते डालते। अब मुझे परचेज की एंट्री थोड़ा सिखानी है आपको। आइए जरा मेरे साथ साथ फटाफट से परचेज की एंट्री बताओ। परचेजेज अकाउंट डेबिट। हमने परचेज को डेबिट कर दिया अपने पास। कितने की परचेज डेबिट हुई हमारी, $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 ईच, क्योंकि आज का स्पॉट रेट लेना है। तो साहब आज अगर आप माल परचेज करेंगे तो उनकी रुपी वैल्यू कितनी आती है, 40 रुपए। तो 40 रुपए का मतलब कितनी करेंसी वैल्यू हो गई, उसे करेंसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो हमने इसका मतलब परचेज कर लिया 10,000 इंटू 40, तो हमारी परचेज हो गई ₹4 लाख की। हम अपने पास बेटे अपना जनरल डॉलर्स में नहीं बना सकते, हम अपना सारा काम किसमें करते हैं, रुपीज में करते हैं। इसलिए आपको सब रुपीज में करना है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं। तो आप अपने पास इसको लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से लिखेंगे अपने पास। अगर ये परचेज क्रेडिट में होती तो हम क्रेडिट में लिखते। तो हमने क्या किया, हमने 4 लाख रुपए में बैंक को दिए, बैंक ने $10,000 की परचेज कर ली। बीइंग गुड्स परचेज, ये हमने अपने पास गुड्स परचेज कर लिया। और भी एंट्री डालते हैं, जरा मेरे साथ साथ और भी एंट्री डालिए, देखते हैं और कौन कौन सी हमारे पास एंट्रीज हैं। अब पेड एक्सपेंसेस की बात लिखी हुई है, उसने लिखा जी पेड एक्सपेंसेस। तो मुझे फटाफट से बताइए, अगर हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी। हमने 1/8 को एक्सपेंसेस पे किए, तो क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट्स टू कैश। हमने साहब एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री हो गई। जरा सोचिए और मुझे बताइए कि एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बननी चाहिए हमारे पास। तो जरा फटाफट से हम एक्सपेंसेस की एंट्री डाल रहे हैं अपने पास। एक्सपेंसेस के लिए हमने $2,000 पे किए हैं, आज का रेट है 42। दिस इज 84,000, यानी 84,000 रुपीज के हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो ये हमने अपने पास एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ये हमने एक्सपेंसेस को पे कर दिया। साहब बड़ा सिंपल सा रूल है, अब तो खान को भी समझ में आ गया होगा। खान साहब जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस दिन का भाव लेना है, बात खत्म। जिस दिन सौदा करेंगे उस दिन का भाव लगाएंगे, हम उसी भाव पर अपना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आइए और देखते हैं। हमने 1 सितंबर 2011 को हमने गुड्स बेच दिए। किसको बेच दिए हमने, जॉन को बेच दिए।
आइए साहब, जॉन को हम माल बेचते हैं, तो फटाफट से देखिए, अगर हम जॉन साहब को माल बेचते हैं तो क्या एंट्री बननी चाहिए। लीजिए, हमने $8,000 का माल बेचा है, तो आइए फटाफट से जॉन को बेचेंगे, तो हम क्या नाम देंगे जॉन को, फॉरेन डेटर्स अकाउंट डेबिट्स, फॉरेन डेटर्स अकाउंट डेबिट्स। और किसे क्रेडिट करना पड़ेगा फॉरेन डेटर्स के बाद, हमने कहा फॉरेन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितनी होंगी, $8,000 इंटू 43 रुपीज, क्योंकि आज के स्पॉट रेट पर एएस तो इतनी सी बात कहता है जी जिस दिन की ट्रांजैक्शन है उस दिन का स्पॉट रेट लेना है। तो मुझे फटाफट से बताएं, मेरे पास 8,000 यूनिट्स बिक गए इंटू 43 रुपीज, तो 3,44,000 की मेरी सेल्स हो गई, 3,44,000 की मेरी सेल्स हो गई, 3,44,000 मेरी सेल्स आ गई। बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स को यहां पर क्या कर दिया, बेच दिया। कुछ नहीं बेटे, जिस दिन की ट्रांजैक्शन है, जैसे अब अगली ट्रांजैक्शन 1/10/2011 की है, तो अब मैं 1/10 का स्पॉट रेट लगाऊंगा। सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो झंझट ही नहीं है। अब बैंक से पैसा लेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब मुझे फटाफट से बताओ, मैंने कितने डॉलर्स का लोन लिया है, $15,000 का लोन लिया है। आज रेट कितना चल रहा है, 44 रुपीज। तो मुझे फटाफट से बताएं, 15,000 इंटू 44, दिस इज इक्वल टू 6,60,000, 6,60,000, 6,60,000। ये मैंने आज के दिन लोन ले लिया। तो साहब जब लोन लेंगे तो नरेशन क्या देंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन, हमने फॉरेन से लोन ले लिया। तो साहब इट इज वेरी वेरी सिंपल, जिसके अंदर हम लोग अपने पास ये बेसिक एंट्रीज डालते हैं। हमारा एएस आपको ये कहता है जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं हम उस दिन का ही रेट लगाते हैं। यदि हम ट्रांजैक्शन करेंगे आज के दिन तो हम आज का रेट लगाएंगे, और अगर आज मल्टीपल रेट्स है हमारे पास, बड़े सारे रेट्स हैं, तो इन दैट केस हम क्या कर देंगे, हम अपने पास उनके एवरेज देख लेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन देख लेंगे, बट हम अपने पास वो रेट लगाएंगे जरूर, स्पॉट रेट ही लेना है। और साहब इस सवाल में एक बात रह गई है, मैंने आपसे कहा था कि प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। बेटे बातचीत चल रही है चंडीगढ़, कृपा करके बातचीत बंद कर देंगे। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि हम अपने पास जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, हम इसे इसके अंदर क्या करेंगे, इसको अपने पास हम लेकर आएंगे और इसका एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हमारे पास एक बात तो मैंने खत्म कर दी कि उन्हें स्पॉट रेट पर कन्वर्ट करना है, लेकिन एक बात और भी इसमें यूज की है। वो कौन सी बात यूज की है हमारे पास, कि हमें अपने पास इस केस में कन्वर्जन जो करनी है वो स्पॉट रेट के बाद एक और भी करनी है। पहले ट्रायल बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात करता हूं। आइए लिखें इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये लीजिए, दिस इज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आइए जरा फटाफट से उसके ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट को देखेंगे तो क्या क्या चीज इसके अंदर आएगी। एक तो भाई परचेज आ गई, जो हमने परचेज कर रखी थी वो कितने की है, 4 लाख रुपए की। दूसरा हमारे पास एक्सपेंसेस भी आ गए। एक्सपेंसेस कितने रुपए के आ गए हमारे पास, 84,000 डेबिट बैलेंस। फॉरेन के डेटर्स भी आ गए हमारे पास। फॉरेन के डेटर्स कितने हैं, 3,44,000। सेल्स भी आ गई हमारे पास, 3,44,000। बैंक लोन भी हमारे पास आ गया, 6,60,000। बाकी कैश एंड बैंक का बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। कैश एंड बैंक का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा वो ढूंढ सकते हैं। हालांकि ट्रायल में बेटे और भी ट्रांजैक्शन होंगे, लेकिन जितनी मैंने एंट्री डलवाई थी उसका इफेक्ट से ही बैलेंस आ रहा है। तो देखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आता है। यह आ गया जी 3,44,000 प्लस 6,60,000 माइनस 7,44,000, 7,44,000 माइनस 84,000 इज इक्वल टू 1,76,000, 1,76,000। ये हमारे पास अमाउंट आ गया।
तो देख लेता हूं फिर मैं 6,60,000 माइनस 4,84,000 176 टोटल हो गया हमारे पास 10,04,000 साहब एएस कहता है कि दो बातें, एक बात तो मैंने बता दी। एएस कहता है जिस दिन ट्रांजैक्शन करोगे उस दिन का स्पॉट रेट लगाना पड़ेगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन करोगे उस दिन का स्पॉट रेट लगाना पड़ेगा। दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट हमारा एएस कहता है जब मैं इन सब एंट्री से ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं इसकी सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन करूंगा। अब मैं आपसे कह रहा था कि मैंने अपने पास अभी तक जो करा वो मैंने अभी तक क्या करा था, इनिशियल रिकॉग्निशन। एंट्रीज में डालने को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रिकॉग्निशन। और अब मैं उसकी करूंगा जी सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। तो सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन मुझे करने की सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होगी, आइए जी जरा सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करें कि इसकी सबसीक्वेंट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एक बात तो बता दी, जब हम करेंसी लेंगे उस दिन का स्पॉट रेट लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी, इनमें से जोन सी आइटम भी मॉनेटरी आइटम है, मैं भी लिखवाऊंगा इन बातों को। जोन सी भी चीज मॉनेटरी आइटम है, मुझे उन मॉनेटरी आइटम्स को क्या करना है, मुझे उन मॉनेटरी आइटम्स को रीवैल्यू करना है। इसका मतलब यह कि मुझे अपने पास इन मॉनेटरी आइटम्स को अब क्या करना है। अच्छा भाई लो बस लो, तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि मैंने अपने पास इनमें से जोन सी भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, मुझे उन सब मॉनेटरी आइटम्स को रीवैल्यू करना है। अब सर व्हाट इज मॉनेटरी आइटम, मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। साहब मॉनेटरी आइटम हमारे पास क्या है, अब मैं आपको सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन बता रहा हूं। जो एएस में दूसरी बात लिखी है वो कहता है जो भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उन्हें हमें रीवैल्यू करना पड़ेगा, उन्हें हमें रीवैल्यू करना पड़ेगा और उन्हें क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर लाना पड़ेगा, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर लाना पड़ेगा। साहब मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या है, मॉनेटरी आइटम वो है जो तीन बातें पूरी करते हैं, या तो वो क्या होने चाहिए एसेट, या वो होने चाहिए लायबिलिटी। तो मॉनेटरी आइटम वो होंगी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। नंबर दो, उनकी रियलाइजेशन या उनकी पेमेंट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स्ड होनी चाहिए। इसका मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको एक फिक्स अमाउंट का ही आदान प्रदान करना है, वो डॉलर भी हो सकते हैं, रुपीस भी हो सकते हैं। और नंबर तीन रियलाइजेशन या पेमेंट शुड बी इन फॉरेन करेंसी। वो कहता है जो भी आपके पास मॉनेटरी आइटम्स हैं उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब यह कि मुझे अपने पास इस ट्रायल बैलेंस में से जोन सी भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उन सबको रीवैल्यू करके दिखाना पड़ेगा। अब आपने सोचना है कि इनमें से कौन कौन सी मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि उसी को रीवैल्यू करना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। नंबर 1, मुझे फटाफट से बताइए क्या हमारे पास जो परचेजेज है वो कोई एसेट है या नहीं है। आइए सबसे पहले तो इसी बात को चेक करें, क्या कोई परचेजेज एसेट्स है या लायबिलिटीज है। सर कैसी बात करते हो, परचेजेज एसेट्स ही नहीं है, बात खत्म। साहब अगर ये एसेट ही नहीं है तो ये मॉनेटरी आइटम हो ही नहीं सकती है। ध्यान रहे एएस कहता है मॉनेटरी आइटम को रीवैल्यू करना है, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये मॉनेटरी आइटम ही नहीं है, बात खत्म, इसकी रीवैल्यूएशन नहीं हो सकती। नंबर 2, एक्सपेंसेस, क्या एक्सपेंसेस एसेट्स या लायबिलिटी है, नहीं, इसकी भी रीवैल्यूएशन नहीं हो सकती। फॉरेन के डेटर, क्या ये एसेट्स हैं, यस ये डेटर्स हैं। अब मुझे बताइए अगर डेटर्स हैं तो एक कंडीशन पूरी हो गई। अब चेक करना है क्या वो डेटर्स जो हैं वो आपको एक फिक्स्ड पैसे देंगे अंडर कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो डेटर्स मुझे फिक्स्ड पैसे देंगे। हां, डेटर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुम्हें माल बेचूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दोगे, चाहे वो फॉरेन करेंसी के हैं चाहे वो इंडियन करेंसी के हैं, मैंने इनसे फिक्स कर रखा है। जैसे वो डेटर्स अगर इंडियन डेटर्स हैं तो मैं उनसे कितने पैसे लूंगा, मैं रुपयों में पैसे लूंगा। अगर फॉरेन के डेटर्स हैं तो मैं उनसे विदेशी मुद्रा लूंगा, लेकिन अमाउंट फिक्स होता है।
बेटे ये हो सकता है वो आपको पैसे बाद में पूरे ना दे, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पैसे बाद में पूरे दे या ना दे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई मॉनेटरी आइटम है तो हमारे पास उसमें एक फीचर होगा वो एसेट लायबिलिटी होगा, दूसरा फीचर होगा कि उसके साथ मेरा लेन देन किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स्ड होगा। अब साहब डेटर्स ने दूसरी कंडीशन भी पूरी कर दी, डेटर्स के आपके पैसे फिक्स्ड आने हैं। अब ये बताइए ये डेटर आपको विदेशी करेंसी देंगे कि इंडियन करेंसी देंगे? अगर ये इंडियन करेंसी देंगे तो ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। मॉनेटरी आइटम हमेशा आपको पैसे किस में देगी? वो हमेशा आपको फॉरेन करेंसी में देगी। क्या ये डेटर विदेशी है? यस, ये मुझे क्या देंगे? फॉरेन करेंसी। हेंस मेरे लिए ये तीनों शर्तें पूरी हो गई। तीनों शर्तें पूरी होंगी, ए एंड बी एंड सी, तो ये मॉनेटरी आइटम होगी। और अगर ये मॉनेटरी आइटम होगी तो एएस कहता है इनका मुझे रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। दिस नीड्स टू बी रिवैल्यूड। ये आपके एएस की रिक्वायरमेंट है। सर हम इसको रिवैल्यू करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बेटे मुझे इनमें से पैसे मिलने हैं और हम चाहते हैं कि अगर मान लो विदेशी मुद्रा मिलनी है, फिक्स्ड मिलनी है, एसेट और लायबिलिटी है, तो ये बिल्कुल लॉजिकल रिवैल्यूएशन है। मुझे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने $5000 भेजने हैं, तो मैं हिसाब लगाऊंगा ना कि आज का रेट चल रहा है, मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, और अगले हफ्ते रेट बदल जाएगा तो मैं हिसाब लगाऊंगा ना कि रेट बढ़ गया तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे। हेंस हमारे लिए ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमेशा हमेशा रिवैल्यू करनी पड़ेगी। अब मुझे फटाफट से सोच के बताइए, क्या सेल्स कोई एसेट या लायबिलिटी है? नहीं, बात खत्म। और जो एसेट एंड लायबिलिटी नहीं है उनकी बाकी दो कंडीशन टेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि एक कंडीशन भी पिट गई तो वो हमारी मॉनेटरी आइटम नहीं है। और ध्यान रहे हमारा एएस दो बातें कहता है, कह रहे हैं जब भी आप पहली बार एंट्री डालेंगे तो स्पॉट रेट लगाएंगे, और फिर उससे जब ट्रायल बनाएंगे तो उसकी सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे। और ये मैं आपको सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के रूल सिखा रहा हूं कि सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होती है। अब मुझे फटाफट से बताओ, बैंक लोन सोचिए पहले जरा फटाफट से, क्या बैंक लोन कोई एसेट या लायबिलिटी है? द आंसर इज यस, ये लायबिलिटी है। बैंक लोन इज लायबिलिटी, पहली कंडीशन पूरी हो गई, ये लायबिलिटी है। नंबर 2, क्या मुझे इस बैंक को पैसे देने हैं और वो पैसे फिक्स है? हाँ, पैसे तो फिक्स ही है, पैसों में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका दूसरी कंडीशन ही पूरी हो गई। क्या मुझे ये पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में करनी है? बेटे अगर ये लोन भारत से रेज कर रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए इसे बाहर से रेज कर रखा है विदेश से, तो मुझे पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी है। तीनों कंडीशन पूरी हो गई, हेंस मुझे इस आइटम को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको रिवोल्यूशन करने के लिए पहले तरीका बताया कि साहब पहले ढूंढो रिवोल्यूशन करना किसका होता है। हर चीज रिवैल्यू नहीं होती ईयर एंड के ऊपर। फॉरेन करेंसी के जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं ट्रायल बैलेंस में, यही रिवैल्यू होती है। सर ये हर कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है? यस। तो सर हम जो ट्रायल बनाते हैं, हर ट्रायल को बनाने के बाद ये प्रोसेसिंग की जानी चाहिए अगर उसमें फॉरेन करेंसी है? यस। जब मेरे यहां दुबई में सेंटर खुल जाएंगे तो मैं अपने पास उस वक्त ये सारा प्रोसेस लगाऊंगा। मैं अपना इंडिया कैन में ट्रायल बनाऊंगा और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं चेक करूंगा कौन कौन सी चीजें इस प्रकार से, और अकॉर्डिंगली उनकी मरम्मत करूंगा, उनकी रिवोल्यूशन करूंगा। ये मैंडेटरी प्रोसेस है। कैश एंड बैंक, फटाफट से बताओ, क्या ये कैश एंड बैंक एसेट या लायबिलिटी है? द आंसर इज यस, ये एसेट एंड लायबिलिटी है। क्या इसकी कोई रियलाइजेशन होनी है? साहब अगर बैंक में पैसा है तो रियलाइज तो बैंक से हो ही सकता है। अब बैंक में पैसा रखा हुआ है तो रियलाइज तो होगा ही। क्या ये विदेशी मुद्रा में रियलाइज होगा? ना, क्योंकि आपके बैंक में पैसा विदेशी मुद्रा में थोड़ा रियलाइज होता है। अगर मान लीजिए आपने पैसे बैंक में जमा करा दिए तो आपको विदेशी करेंसी थोड़ा मिलती है वापस। आप अपने पास रुपए जब लेंगे तो इंडियन करेंसी लेंगे, जमा कराए इंडियन तो लेंगे भी क्या? इंडियन करेंसी। क्या इसे रिवैल्यू करेंगे? जी नहीं। हेंस देयर आर ओनली 2 मॉनेटरी आइटम्स इन दिस सिचुएशन। These 2 आइटम्स विल बी रिवैल्यूड। इन 2 आइटम्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा मुझको, और कोई चीज रिवैल्यू नहीं होगी, सिर्फ यही 2 चीजें रिवैल्यू की जाएंगी। अब सवाल उठता है कि सर ये रिवैल्यू कैसे की जाएंगी?
कि हमने ये तो ढूंढ लिया इनकी रिवैल्यूएशन होनी है, ये तो ढूंढ लिया रिवैल्यूएशन है, लेकिन ये ढूंढना है कि इसकी रिवैल्यूएशन कितने रुपए से होनी चाहिए। साहब मुझे फटाफट से बताओ, फॉरेन के डेटर्स आपके कितने डॉलर्स के थे? सर ये थे $8,000 के, और हमने किस भाव पर रिकॉर्ड कर रखे थे? 43 के। और बैंक लोन कितने का था? $15,000 का। हमने कितने पे रिकॉर्ड कर रखा था? 44 रुपीज। थी तो सेल भी डॉलर में, लेकिन ये एसेट एंड लायबिलिटी नहीं है। ये सारी चीजें फॉरेन करेंसी की थी, लेकिन मैंने इन्हीं दो को क्यों लिखा है? बिकॉज इन दोनों को मैं रिवैल्यू करूंगा, बिकॉज दीज बोथ आर मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम ही रिवैल्यू होगी, और कोई चीज रिवैल्यू नहीं होगी। अब मेरा आपसे सवाल यह है, रिवैल्यूएशन कैसे होगी? रिवैल्यूएशन के लिए मुझको रेट चेंज करना है, और मुझे कितने रेट पर लेकर आना है? मुझे किस रेट पर लेकर आना है? रेट जो आखिरी दिन था। खान दिखाना, जो आखिरी दिन था, जो ट्रायल बना है, उस दिन रेट कितना था? 46 रुपीज। उस दिन रेट था 46। तो मैं अपने पास इनकी रिवैल्यूएशन करूंगा, और इसे मैं किस रेट पर लेकर आऊंगा? इसे मैं लेकर आऊंगा अपने पास, नीले पेन से लिखता हूं, इसे लाऊंगा 46 रुपीज पर। साहब जब मैं इसे 46 पर लाऊंगा तो इस ट्रायल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अच्छे भले ट्रायल में जब आप एक चीज चेंज कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस मैं अपने पास कहां पर डालूंगा? दैट विल बी कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस। उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। अब मुझे फटाफट से पहले ऐसा करिए, मुझे फॉरेन के डेटर्स का अमाउंट सोच के बताइए कितना होगा। 8,000 इंटू 46, ये हो गया 3,68,000। रिवैल्यू कर दिया। दूसरा है 15,000 इंटू 46, ये हो गया हमारे पास 6,90,000। अब साहब इसका कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा ना, तो ये साइड कितने से बढ़ गई? ये साइड बढ़ गई 30,000 से, और ये साइड कितने से बढ़ गई? 24,000 से, माइनस 24,000। 6,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ गया। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस। इसका टोटल लगा लें, 3,44,000 प्लस 6,90,000, तो ये हमारे पास आ गया 10,34,000। तो मैंने कहा ये 10,34 है, और इसका बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा? 10,34,000 माइनस 4,84,000 माइनस 3,68,000 माइनस 1,76,000 इज इक्वल टू 6,000 बैलेंस फिगर। टोटल हो गया 10,34,000। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो हम इसको साफ साफ बनाकर दिखा देते हैं। तो हमारे पास ये ट्रायल जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ये लीजिए, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। वो ट्रायल जो पहले वाला था उसको छोड़ दें और लिखें ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। तो हमारे पास यहां परचेजेज आ गई 4 लाख रुपीज, एक्सपेंसेस भी आ गए 84,000, फॉरेन के डेटर्स आ गए 368,000, सेल्स आ गई 3,44,000, बैंक लोन 6,90,000, बैंक बैलेंस 1,76,000, और एक्सचेंज डिफरेंस 6,000 रुपीज। ये आपका टोटल हो गया 10,34,000। 10,34,000 फटाफट से कॉपी करें इसको, फिर मैं आपको इसकी नोटिंग कराता हूं जो हमने पॉइंट अभी समझा। दिस इज कॉल्ड हमारे पास सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो हमें अपने पास इनको हमेशा मॉनेटरी आइटम्स को रिवैल्यू करना पड़ता है, तो उनकी रिवैल्यूएशन हमने अभी करी। फटाफट से इसे लिखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। फटाफट से लिखेंगे बेटे। जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं बातचीत करना बंद कर देंगे। लक्ष्मी नगर बातचीत बंद। चलो अब मेरे ख्याल से लिख लिया, बिकॉज सबके सब खाली बैठे हैं अब। तो आइए अब मेरे साथ साथ जरा फटाफट से हम सवाल देखें, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, उन दो क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूंगा, जो कि आपका पेज नंबर 436 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 436, क्वेश्चन नंबर 4। आइए जी। कहां साहब बैठे हैं? अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल बेकार स्टूडियो है। हाँ, जगह नहीं है यहां पर खड़े होने की भी ढंग से। नहीं, वो भी दिक्कत नहीं है। एक तो वो कहाँ ऊपर टांग रखा है टेलीविजन को, आदमी ऊपर देखता लगता पहाड़ पे देख रहा है। ये दिखाओ खान, ये वाला। लो बच्चों, देखो जरा सवाल क्या कहता है। ये पेज नंबर 436 पर दिया हुआ है, AS11 का पेज नंबर 436। पढ़िए जरा ये सवाल क्या कहता है। हाँ, मैं भी लिखवाऊंगा बेटे, चिंता मत करे, भी लिखवाऊंगा। ये सवाल करा दो, फिर आपको मैं लिखवाता भी, वही सब बात है। पहले ये सवाल कर ले, थोड़ा पक्का कर ले कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद लिखते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन 24th of February 2005 फॉर $10, और उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 50 रुपीज। तो हमने साहब परचेजेस करी 24 फरवरी को। कितने रुपए की परचेजेस करी हमने $10 की परचेज करी है, और एक्सचेंज रेट कितने रुपए का है? एक्सचेंज रेट है उस दिन 50 रुपए। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31 मार्च 2005 इस 51। वो कहता है एक्सचेंज रेट कितने का है? 51 रुपीज का है। ये 31 मार्च का रेट बता रखा है। और वो कह रहा है डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑन 5 जून 2005, वो कितना है? 52 रुपीज। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। मैं आपको कह रहा हूं बेटे, इसके अंदर हम लोग एंट्रीज भी डालेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एंट्रीज से कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे। तो आइए जरा मेरे साथ साथ आप फटाफट से इसकी एंट्रीज को जनरलाइज करो, और एंट्रीज जनरलाइज करके इसका सवाल का आंसर निकालो। तो लिखेंगे मेरे साथ साथ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 436। वो कहते हैं हमने 24 फरवरी 2005 को हमने परचेजेस करी हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ जी, परचेज करते हैं जिसकी पेमेंट बाद में करेंगे, परचेज ऑन क्रेडिट्स, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? खान, अब आज बच्चे नहीं बता पा रहे तो तुम ही बता दो, परचेज की एंट्री क्या होगी? अरे खान ने बता दी परचेज की एंट्री। लो भाई लो, परचेज की एंट्री डालो जरा फटाफट से। परचेज अकाउंट डेबिट्स। कितने की परचेज करी हमने? $10 की परचेज है। $10 की परचेज है। आज का रेट क्या है? आज 24 फरवरी है, आज का रेट है 50 रुपए। इसका मतलब ये हो गया परचेज हो गई 500 रुपए। टू क्रेडिटर्स 500 रुपीज बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये हमने स्पॉट रेट लगाया और गुड्स को परचेज कर लिया। हमने स्पॉट रेट लगाया और गुड्स को हमने परचेज कर लिया। तो ये हमारे पास गुड्स की परचेजिंग की हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। फिर उसके बाद अगली एंट्री डालते हैं। अब वो कहते हैं 31 मार्च को हमारे पास क्या रेट था? अब साहब 31 मार्च आ गई, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड पर हम करते हैं सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन। ये था हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सी आइटम मॉनेटरी है, क्योंकि जोन सी आइटम मॉनेटरी है उसे रीवैल्यू करना पड़ेगा। भाई आपने यहां लिखा है $10 इंटू 50। क्या परचेज कोई एसेट या लायबिलिटी है? ना, परचेज एसेट और लायबिलिटी नहीं है। क्या क्रेडिटर्स एसेट एंड लायबिलिटी है? हां, परचेज क्रेडिटर्स एसेट्स एंड लायबिलिटी है। नंबर 2, क्या इसका पेमेंट फिक्स्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट है? हां सर, $10 देने हैं। क्या ये पेमेंट फॉरेन करेंसी में? हां सर, ये पेमेंट फॉरेन करेंसी में है। तो दीज आर मॉनेटरी आइटम्स, हेंस दे नीड टू बी रीवैल्यूड।
तो मुझे बताइए मैं क्रेडिटर्स को क्या करना चाहता हूं। क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, बुक्स में लिखे हुए हैं $10 इंटू 50, लेकिन मैं इसे क्लोजिंग रेट पर लाना चाहता हूं और सवाल में दिया हुआ है क्लोजिंग रेट कितना है। क्लोजिंग रेट है ₹52। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे रीवैल्यूड क्रेडिटर्स कितने होंगे। रीवैल्यूड क्रेडिटर्स कितने होंगे। क्रेडिटर्स कितने के थे मेरे पास, 500 रुपए के। रीवैल्यूड क्रेडिटर्स कितने होंगे, 10 इंटू 52, 520 रुपए। माई क्रेडिटर्स शुड इंक्रीज, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या बननी चाहिए। अब क्रेडिटर्स बढ़ाना चाहते हो तो एंट्री क्या बनेगी, लिखेंगे टू क्रेडिटर्स ₹20 और डेबिट में क्या आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस। ध्यान रखना बेटे, एक्सचेंज डिफरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है, यानी अल्टीमेटली हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। हेंस ये आपका नफा नुकसान हो गया, ये आपका गेन और लॉस हो गया। तो ये क्रेडिटर्स का एक्सचेंज डिफरेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, बीइंग क्रेडिटर्स रीवैल्यूड। ये हमारा रिवोल्यूशन। और सवाल ने वैसे आपसे पूछा था, जो सिर्फ इतना पार्ट पूछा था। सवाल ने पूछा था बताइए कितने का एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, कितने का गेन और लॉस है। वो सिर्फ इतना सा ही गेन और लॉस है, इसमें सिर्फ इतना सा ही आपने आंसर देना था, ये गेन और लॉस है। हालांकि मैं इसमें सेवा भाव में आगे जा रहा हूं। जब इसकी पेमेंट होगी, पेमेंट कब होगी इसकी, वो कह रहे इसकी पेमेंट हो रही है 5 जून। अब साहब 5 जून को आप पेमेंट करोगे, तो जरा सोचो, जरा मेरे को बताओ, क्रेडिटर्स जो हमारी बुक्स में 520 रुपए लिखे हुए हैं, आप इन्हें पैसे दोगे। जब पैसे देने की बारी आएगी तो $10 दोगे, और आज का रेट क्या है, क्योंकि आपको आज के रेट पर एंट्री डालनी है। आज जब पेमेंट की बारी आई तो रेट कितना है, ₹52, तो ₹52 पर एंटर कर दो। नहीं, ये 52 नहीं था शायद। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये 51 रुपए है साहब। ये हो गया 510 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। ओ हो, बाप रे बाप, हमने क्रेडिटर्स का रेट गलत उठा लिया। वो रेट कितने हैं, 51 रुपए। तो हमारा क्लोजिंग रेट 51 था, 51 पर लेकर आए, हमारे पास 10 रुपए आ गए। अब उसके बाद मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी कर दी, 520 रुपीज की। तो डिफरेंस फिर से आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस। ये अगले साल में आ गया, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आ गया था, इसलिए हमारे पास अगले साल फिर डिफरेंस आ जाएगा। बीइंग क्रेडिटर्स पेड, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। सर ये सवाल गलत हो गया सर, दोबारा कराओ सर, दोबारा कराओ। तो एक सवाल और कर लेते हैं, और क्या, और एक सवाल और करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। सर पहले लिखने दो सर, आप अपना लिखने तो देते नहीं। मैं अब समझा, कई बच्चे हाथ हिला रहे थे, मैंने कहा ये हाथ क्यों हिला रहे हैं, मुझे लगा वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। भाई सेंस के बिना तो क्लास बड़ी मुश्किल है। चलो अब मेरे ख्याल से अब लिख लिया होगा। कई बच्चे हंस रहे हैं और कह रहे हैं जी कटिंग करा दी आपने। चलो कोई बात नहीं, आओ आगे चले। मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। बस हमारी किताब में 2 ही प्रैक्टिकल सवाल है, और तो प्रैक्टिकल सवाल है भी नहीं कोई। लीजिए, चलो अभी और खान लिखने देते हैं बच्चों को, तब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 अब तो पढ़ ही लिया होगा सबने। हाँ सर, अब तो बस लगभग पढ़ ही लिया है क्वेश्चन नंबर 3। आइए जी मेरे साथ साथ और जरा सुनना शुरू करें। अ कंपनी had imported raw material worth $6 lakhs on 5th of January 2007। किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, कितने डॉलर्स का, $6 लाख का, 5th जनवरी 2007। चलो इसकी फोटो बनाते हैं। तो 5th ऑफ जनवरी 2007 को उसने रॉ मटेरियल खरीदा, कितना, $6 लाख। When the exchange rate was 43 rupees,
द कंपनी हैड रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन एट द अबव रेट। वो कहता है कंपनी ने 43 पर रिकॉर्ड कर दिया, बिल्कुल ठीक। द पेमेंट वॉज मेड ऑन 5th ऑफ अप्रैल। इसकी पेमेंट कब करी? 5 अप्रैल 2007 को। और व्हेन द रेट वॉज 47, उस दिन रेट था 47। हाउएवर ऑन 31 मार्च, ये 31 मार्च आ गई, कह रहा 31 मार्च को द रेट वॉज 48। कहता है ये रेट 48 हो गया। तो वही एंट्री हो गई, पहले हम परचेज करेंगे, फिर यहां रीवैल्यू करेंगे, फिर यहां पेमेंट करेंगे। और वो कहता है द कंपनी हैज पास्ड एन एंट्री ऑन 31 मार्च। कंपनी ने 31 मार्च को एक एंट्री डाल दी, एडजस्टिंग द रॉ मटेरियल। उसने परचेज को एडजस्ट कर दिया। लो बताओ, अब परचेज को एडजस्ट कर दिया। साहब परचेज एडजस्ट थोड़ा ना करनी चाहिए थी, परचेज को एडजस्ट कर दिया। कितने रुपए से? कह रहा 47 और 43 के डिफरेंस से। एक तो परचेज गलत, ऊपर कंपैरिजन होना चाहिए था 43 48 का, उसने कंपैरिजन कर दिया 43 47 का, ये भी गलत। तो आपको ठीक बताना इसका ठीक ट्रीटमेंट क्या होगा। वो कहता है इन द बैकग्राउंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट? द आंसर इज नो, कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। कंपनी गलत कह रही है, इसलिए मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। तो जरा मेरे साथ साथ मैं फिर से इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, आप मेरे साथ साथ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वही करेंगे जो परचेज की एंट्री बनती है। तो जरा फटाफट से मेरे साथ साथ लिखेंगे ऑन 5th of January 2007 परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। तो लो भाई परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री डालेंगे हम। तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या बनेगी? अगर हम परचेज करेंगे आज अपने पास, तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट्स टू क्रेडिटर्स। हमने परचेज किया है $6 लाख इंटू आज का रेट है 43 रुपीज। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। $6 लाख इंटू 43 रुपीज, बाप रे बाप, 25,80,000। 25,80,000 ये हमने परचेजिंग कर दी। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब ऑन 31 मार्च 2007 हमारे पास सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होगा? वो लिखें कंपनी हैव रॉन्गली डन subsequent recognition it should not adjust cost of raw material but it should revalue monetary items only. It should revalue monetary items only. फुल स्टॉप आगे लिखिए। On in monetary items, creditors are to be revalued. हमने क्रेडिटर्स को रिवैल्यू करना है बाय रुपीज। हमने 43 रुपीज रिकॉर्ड कर रखे हैं और आखिरी में रेट कितना है 48 बाय रुपीज 5। 40 हमको 5 रुपीज से रिवैल्यू करना चाहिए। अब मैं क्रेडिटर्स को बेटे बढ़ाना चाहता हूं, तो जरा मेरे साथ साथ क्रेडिटर्स को बढ़ाने की बात करें। हम क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे, तो क्रेडिटर्स को बढ़ाने की एंट्री क्या बनेगी आइए देखें। बस खत्म हो गया बेटे। एएस में आधी बातें तो यही थी, बाकी आधी थ्योरेटिकल बातें हैं।
तो मैं आज अपने पास एंट्री क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स को बढ़ाना है तो लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। $6 लाख को हमें लाना है किस पर, 48 पर, 43 पर तो लिखे हुए हैं, तो कितना हो गया, 30 लाख रुपए। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, वहां गलत लिखा हमने। हाँ, वहां पर हमने लिखा है 25,80,000 नहीं, 2,58,00,000 रुपए। 2,58,00,000 रुपए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 30 लाख रुपीस बीइंग क्रेडिटर्स रिवैल्यूड। हालांकि चाहिए नहीं, लेकिन हम पे कह रहे हैं आपको, दिस एक्सचेंज डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसको आप अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इसके बाद और लिखेंगे सेवा भाव ऑन पेमेंट डेट। अब सोचो जरा, ऑन पेमेंट डेट क्या होगा। ऑन पेमेंट डेट, हम पेमेंट डेट पर रेट 47 हो गया, तो फटाफट से क्रेडिटर्स को लिखेंगे। पहले क्रेडिटर्स जो हमने लिखे हुए हैं $6 लाख के इंटू 48 रुपीज, $6 लाख इंटू 48 रुपीज, 2,88,00,000। इन्हें हम पेमेंट कितनी करेंगे, पेमेंट करेंगे इनको हम 6 लाख इंटू, आज का रेट है 47, $2,82,00,000। तो डिफरेंस आ गया एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये इनकम बन गई हमारे पास, लेकिन ये अगले साल में आएगी, बिकॉज दिस इज 5 अप्रैल 2007। ये अगले साल की एंट्री है। माइनस अगर हम कर दें तो 6 लाख रुपए बीइंग क्रेडिटर्स रिपेड्स, बीइंग क्रेडिटर्स रीपेड। आइए और अब जरा फटाफट से हम लोग अपने पास और भी काम करेंगे, और जो ये नोटिंग करनी थी उसका जरा कॉन्सेप्ट नोट डाउन कराएंगे आपको। फिर एक छोटा सा ब्रेक दे देंगे आपको हम, और ब्रेक के बाद आपको एक और थ्योरेटिकल नोट देंगे। तो ये एएस खत्म, फिर उसके बाद हम दोपहर 2 बजे दोबारा मिलेंगे। तब तक आप लंच कर लेना, और लंच के बाद हम फिर दोबारा से डिस्कशन करेंगे अपने पास नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। हाँ जी, लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। पॉइंट नंबर 3 लिखना था हमने। पॉइंट नंबर 3 कहां साहब, पॉइंट नंबर 3, सबसीक्वेंट recognition। सबसीक्वेंट recognition, तो लिखें जी सबसीक्वेंट recognition में लिखें, whenever trial balance is prepared। जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जब भी ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। कान थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लो। whenever, बस whenever trial balance is prepared, then all monetary items in such trial balance should be revalued at closing price। उन्हें क्लोजिंग प्राइस पर लाना पड़ेगा। लिखना
For this purpose, monetary item means, for this purpose, monetary item means, monetary item का मतलब क्या है? Monetary item means which qualify all of following conditions, जो सारी की सारी कंडीशंस पूरी करता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। नंबर 1, पहला, सच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी एसेट और लायबिलिटी। वो क्या होना चाहिए? एसेट्स और लायबिलिटी। इसका मतलब ये मॉनेटरी आइटम वो होंगी जो एसेट्स या लायबिलिटी है। एंड नंबर बी, सच आइटम is realizable or payable for a fixed sum under contract. For a fixed sum under contract. And तीसरी कंडीशन, such item is realizable or payable in foreign currency. Such item is realizable or payable in foreign currency. वो realizable या payable होना चाहिए किसमें? in foreign currency. आगे लिखेंगे, for example, foreign debtors, foreign creditors, foreign loan, foreign bills receivable, foreign bill payable, etc. ध्यान दें, सिर्फ इसमें कौन कौन सी आइटम आएंगी? इसमें सिर्फ स्टॉक नहीं आएगा, बाकी करंट एसेट्स है। बाकी करंट एसेट्स आएंगे और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन आएंगे। तो ये सब चीजें हमारे पास इसके अंदर कहलाएंगी। ये हमारी मॉनेटरी आइटम थी, ये हमारे एस का एक पार्ट था। और लिखेंगे बस बेटे, अभी 5 मिनट ब्रेक देता हूं आपको मैं। चौथा पॉइंट लिखते हैं हम लोग अपने पास, हाउ टू डील विद फॉरेन ऑपरेशंस। वैसे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ ब्रांच अकाउंटिंग में। हमने ऑलरेडी ब्रांच में किया था और तब बताया भी था कि बेटे इसका थ्योरी लिखवाएंगे आपको बाद में। हाउ टू डील विद फॉरेन ऑपरेशंस। फॉरेन ऑपरेशंस को हम कैसे कैसे डील करते हैं, तो लिखें फॉरेन ऑपरेशंस मीन्स बिजनेस आउटसाइड इंडिया। बिजनेस आउटसाइड इंडिया, फुल स्टॉप। It can be in nature
it can be in nature of foreign branch or foreign subsidiary, foreign joint venture, foreign joint venture और फॉरेन एसोसिएट्स, जिनमें से हम फॉरेन की ब्रांचेस कर चुके हैं, बाकी तीनों आपने सीए फाइनल में करनी है। अगर हमारा विदेश में कोई ब्रांच है, जैसे कि हम अपनी ब्रांच खोलने जा रहे हैं दुबई में या नेपाल में, अगर हमारे फॉरेन ऑपरेशन कोई विदेश में है, चाहे वो ब्रांच के रूप में है, चाहे वो हमारी सब्सिडरी बेटे हमारी कंपनियां होती हैं जो हमने बाहर खोल रखी हैं, हम एक कंपनी बना लेते हैं विदेश में जाकर, तो हमारी सब्सिडरी हो जाती है। यह हमारा कोई जॉइंट वेंचर है या हमारी कोई एसोसिएट्स है, तो इन सबको हम बोलते हैं कि हमारे फॉरेन ऑपरेशंस हैं। लिखना, दीज फॉरेन ऑपरेशंस कैन बी, ये जो फॉरेन के ऑपरेशंस होते हैं ये कौन हो सकते हैं? दीज कैन बी, नंबर 1, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस मतलब हमारे ही फॉरेन ऑपरेशन, और दूसरा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल मतलब बेटे, इंटीग्रल हमारे से इंटीग्रेटेड है, हमारे बिजनेस का एक एक्सटेंडेड रूप है, और नॉन इंटीग्रल मतलब जो हमारे बिजनेस का एक्सटेंडेड रूप नहीं है, हमने वैसे पैसा लगा रखा है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे, मैं किसी विदेशी कंपनी के अंदर पैसा लगा दूं, इन्वेस्टमेंट खरीद लूं, तो अल्टीमेटली वो मेरा एक नॉन इंटीग्रल बिजनेस हो गया। मैं यही बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने दुबई के अंदर या मैंने किसी और देश की कोई कंपनी के अंदर बड़े सारे शेयर खरीद के रख लिए, वो कंपनी अपना वहां काम करती है, मैंने पैसा लगा दिया। जैसे विदेशी लोग हिंदुस्तानी कंपनी में आकर शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, मैंने उस कंपनी के पैसे लगा दिए, तो वी कॉल इट कि दैट इज नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। हमारे कोर्स में सिर्फ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। सीए फाइनल में आप आएंगे तो वहां पर आपको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन सिखाए जाएंगे कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या होते हैं और उसे क्या करना है। तो मैं आपको भी एक पहले ब्रेक दे रहा हूं, ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। हालांकि मुश्किल से 15-20 मिनट का ये एएस रह गया है। हाँ जी, हम लोग आपको लिखवा रहे थे हाउ टू डील विद द फॉरेन ऑपरेशंस, और फॉरेन ऑपरेशंस का मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया कि दो तरह के फॉरेन ऑपरेशंस हैं, एक तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस और एक नॉन इंटीग्रल। तो लिखना स्टार्ट करें इसके अंदर। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन means foreign operations, means foreign operations which are foreign operations which are considered to be एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, जो माने जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। लिखना, जनरली these are in nature of फॉरेन ब्रांच। लिखना, हाउ टू आइडेंटिफाई
इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लिखें फॉलोइंग इंडिकेशंस, following indications are generally found in integral foreign operation. Generally इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ये इंडिकेटर्स होते हैं. नंबर 1, transactions with reporting entity are of high volume. उनके साथ ट्रांजैक्शन जो होती हैं हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होती हैं. लिखें जनरली परचेजेस और सेल्स आर विद रिपोर्टिंग एंटिटी. बेटे जैसे ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज के अंदर हमारी मुख्यतः परचेज हेड ऑफिस से होती है, या अगर मान लीजिए सेल हेड ऑफिस को होती है तो हम बोलते हैं कि वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होगा. फाइनेंस is raised from reporting entity. हम रिपोर्टिंग एंटिटी से जनरली फाइनेंस रेज करते हैं, हम उन्हीं से अक्सर फाइनेंस रेज करते हैं. ये मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए कि हमारे विदेश में कुछ ऑपरेशंस चल रहे होंगे तो हमारे इंटीग्रल होंगे. अब पॉइंट है कि उन्हें हमें क्या करना पड़ता है. लिखें फॉरेन ऑपरेशंस आर टू बी कंसोलिडेटेड. भाई फॉरेन की ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं विद रिपोर्टिंग एंटिटी. याद करें ब्रांचेस, तो हम क्या करते थे, उन ब्रांचेस को कंसोलिडेट करते थे. किसके साथ कंसोलिडेट करते थे? रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए. लिखें फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग रेट्स आर अप्लाइड. हम ये रेट्स अप्लाई करते हैं. अब मुझे याद कराएंगे आप कि जो जो ब्रांचेस के अंदर आपने रेट लिखे थे बस वही रेट हैं आपको बताने. अब प्रैक्टिकल हमने इसके कर रखे हैं. तो जनरली फॉलोइंग रेट्स आर अप्लाइड. बस बेटे यही रह गया है और कुछ नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें. तो जरा यहां पर लिखते हैं अपने पास हम रेट्स को. तो मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे. जितने भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है, याद कराओ और मुझे बताओ, या इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम उसके लिए कौन सा रेट लगाते थे? हम उसके लिए रेट लगाते थे अपने पास ट्रांजैक्शन डेट रेट्स. जिस दिन हमने फिक्स्ड परचेज किए हैं हम उस दिन का रेट लगाते थे. नहीं बेटे इस पर कोई आप ऐसा मत समझे कि इस पर कोई सवाल आने की संभावनाएं हैं. सवाल जो मैंने पहले कराया ब्रेक से पहले वही आने की संभावनाएं हैं. ये तो वो सवाल है जो हम ऑलरेडी ब्रांचेस में कर चुके हैं. रेदर प्रैक्टिकल वहां कवर कर रखे हैं, यहां उसको हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं अपने पास. इलाहाबाद बातचीत बंद. इसके अलावा जो भी हमारे मॉनेटरी आइटम्स हैं जैसे कि डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बीआर हैं, बीपी हैं,
शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, इन सब के लिए हम कौन सा रेट लगाते हैं? इन सब के लिए हम लगाते हैं क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। आपको याद है आप क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगाते थे और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर कन्वर्ट करते थे। इसके अलावा जितने भी हमारी इनकम्स हैं एंड एक्सपेंसेस हैं, एएस कहता है इनके लिए रेट कौन सा लेना चाहिए? एक्चुअल रेट, ट्रांजैक्शन डेट रेट्स। बट इफ सच रेट इज मिसिंग, अगर ये रेट मिसिंग है तो यूज करेंगे हम लोग एवरेज रेट। इसीलिए आप लोगों ने कुछ सवालों में एवरेज रेट का भी प्रयोग किया था। इफ सच रेट इज मिसिंग, यूज एवरेज रेट्स। आइए उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपने पास आइटम्स रिलेटेड टू हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस से संबंधित आइटम्स हैं उनके लिए कौन सा रेट लगाएंगे? लिखें उसके लिए यूज रेट गिवन इन, यूज रेट गिवन इन हेड ऑफिस, देयरफॉर रेफर हेड ऑफिस बैलेंस। तो हेड ऑफिस में जो भी बैलेंस आ रहा है हम उसी रेट को यूज करेंगे और उस रेट के मुताबिक हम लोग ट्रांसलेशन करके अपना काम चलाएंगे। इसके प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं, बस आपने इन्हें नोट डाउन करना था। मैंने पहले भी कहा कि ब्रेक के बाद हमने कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चाएं नहीं करनी है। जरा इसमें लिखेंगे, अगर कोई ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस का क्या करना है? लिखें, if there is any difference in trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आ जाए, कॉमा such difference is called exchange difference। हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज डिफरेंस। और आपको ये मालूम है कि एक्सचेंज डिफरेंस कहां पर जाना चाहिए? लिखें, सच डिफरेंस इज ट्रांसफर टू, सच डिफरेंस इज ट्रांसफर टू, उस डिफरेंस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। और एक मिनट, ये पॉइंट हमारा था चौथा, तो पांचवा पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो लिखें सबसे पहला डिस्क्लोजर, नंबर 1, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस in profit loss should be reported as separate item। हम उसे एक सेपरेट आइटम के रूप में रिपोर्ट करेंगे जो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा रेट ऑफ एक्सचेंज एट ईयर एंड, हमारे पास क्या आखिरी में एक्सचेंज रेट चल रहा है, हम उसके अंदर उसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। ये सिर्फ 2 नोट्स आपको देने पड़ते हैं, फटाफट से इसे लिखेंगे। हाँ जी, हमारे पास इस एएस के ऊपर आपके पास 2 छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी मैं नोट्स लिखवा चुका हूं।
जिनमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। एक में है एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, दूसरा है फॉरेन ऑपरेशन कितने प्रकार के हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो बस एक छोटा सा एएस था हमारे पास जो हमने कवर किया, और इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में और कुछ नहीं है।